नमस्कार, स्टडी विद ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। बिल्कुल। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव इस बात पर टिकी होती है कि वहां के निवासियों को अपने अधिकारों की कितनी गहरी और व्यवस्थित समझ है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दरअसल 1215 में ब्रिटेन में जारी हुआ वो ऐतिहासिक दस्तावेज था। अच्छा, जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी। हाँ, एकदम वही। और भारतीय संविधान का भाग 3 भी अमेरिका के संविधान यानी बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर यही काम करता है। मतलब ये काफी मजबूत आधार से लिए गए हैं। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। कानूनी भाषा में कहें तो न्यायोचित या जस्टिशिएबल हैं, जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये केवल कागज पर लिखे हुए अच्छे विचार नहीं हैं। सही कहा। अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करता है तो नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और अदालत इन्हें लागू करवाने के लिए बाध्य है। ये न्यायोचित होने वाली बात सबसे अहम है। लेकिन अधिकारों को समझने से पहले ये सवाल उठता है कि आखिर ये अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं। ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि भाग 3 की शुरुआत ही अनुच्छेद 12 और 13 से होती है। अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य यानी स्टेट की परिभाषा दी गई है। क्या ये बताना इतना जरूरी था कि राज्य कौन है? बिल्कुल जरूरी था। देखिए, एक आम नागरिक किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों का उस स्तर पर हनन नहीं कर सकता जिस स्तर पर सत्ता कर सकती है। अच्छा, बोलने की आजादी छीनना या सीधे जेल में डाल देना, ये क्षमता केवल एक विशाल तंत्र के पास होती है। इसीलिए अनुच्छेद 12 स्पष्ट करता है कि जब हम राज्य कहते हैं तो उसका मतलब केवल केंद्र या राज्य सरकार नहीं है। तो इसमें और कौन कौन आता है? इसमें संसद, राज्य विधानसभाएं, नगर पालिकाएं, पंचायतें और यहाँ तक कि सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली हर संस्था शामिल है। ओ, मतलब पूरा का पूरा सरकारी तंत्र। हाँ, एक बार जब ये पहचान हो गई कि ताकतवर कौन है, तब उस ताकत को नियंत्रित करने के लिए अनुच्छेद 13 सामने आता है। अगर हम इसे एक स्कैनर मशीन की तरह समझें तो क्या अनुच्छेद 13 वही स्कैनर है? स्कैनर। मेरा मतलब है, अगर राज्य कोई नया कानून बनाता है तो क्या वो कानून अनुच्छेद 13 के स्कैनर से होकर गुजरेगा? बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अनुच्छेद 13 वास्तव में एक फिल्टर या स्कैनर की तरह ही काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि शून्य मानी जाएगी। शून्य यानी अमान्य। बिल्कुल। इसे ही कानूनी भाषा में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का मुख्य आधार कहा जाता है। अगला हिस्सा समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। बिल्कुल। बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अनुच्छेद 14 ये स्थापित करता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसका तंत्र बहुत सीधा है। कानून की आंखों पर पट्टी बंदी है। चाहे कोई देश का सबसे अमीर उद्योगपति हो या एक दिहाड़ी मजदूर। हाँ, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन केवल कानूनी समानता काफी नहीं होती। इसीलिए अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अगर सरकारी नौकरियों की बात हो तो क्या अनुच्छेद 16 इसी सिद्धांत को वहां लागू करता है? एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। ये एक ढांचागत समानता हो गई। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी खटकती है। हम अनुच्छेद 14, 15 और 16 में राज्य की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। फिर अनुच्छेद 17 और 18 आते हैं। हाँ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का पूर्ण रूप से अंत करता है। यह तो स्पष्ट है कि यह समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा थी। लेकिन अनुच्छेद 18 उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। बिल्कुल। महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियां तो बस नाम के आगे लगने वाले शब्द हैं। इन्हें हटाने की क्या जरूरत थी? ये तो किसी की पहचान का हिस्सा भी हो सकता था। ये सिर्फ नाम का हिस्सा नहीं था, ये समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे से जुड़ा हुआ विषय है। इन दोनों अनुच्छेदों को समाज के एक रीसेट बटन के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छा, रीसेट बटन। हाँ, छुआछूत जहां समाज के एक वर्ग को सबसे नीचे धकेलता था,
वहीं उपाधियां एक वर्ग को जन्म या हैसियत के आधार पर सबसे ऊपर खड़ा करती थीं। ओ, अब समझी। एक लोकतांत्रिक समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म से राजा नहीं हो सकता। जब तक समाज में कृत्रिम ऊंच नीच का यह पदानुक्रम बना रहता, तब तक अनुच्छेद 14 की समानता केवल कागजी बात रह जाती। इसीलिए इन उपाधियों का अंत करना इतना महत्वपूर्ण था। मतलब जमीन को पूरी तरह से समतल कर दिया गया। बिल्कुल। अब जब धरातल समान हो गया है तो उस पर चलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, और यहीं से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। हाँ, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 19 में तो विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन जैसी कई स्वतंत्रताएं शामिल हैं। सही कहा। इसमें कुल 6 प्रकार की आज़ादी है, लेकिन इन सब में सबसे व्यापक संरक्षण अनुच्छेद 21 देता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसे तो संविधान का सबसे चौड़ा छाता कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन तथ्य यह है कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना या जीवित रहना नहीं है। न्यायपालिका की व्याख्याओं के अनुसार इसका अर्थ है मानव गरिमा के साथ जीना। और शायद इसी गरिमापूर्ण जीवन को आधार बनाते हुए शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ा गया। एकदम सही। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। लेकिन शिक्षा के अधिकार को अलग रखने के बजाय जीवन के अधिकार के साथ ही क्यों जोड़ा गया? क्योंकि शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। बिना शिक्षा के कोई भी इंसान अपने बाकी अधिकारों का सही से उपयोग कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही तार्किक बात है। अब स्वतंत्रता के ही दायरे में अनुच्छेद 20 और 22 भी आते हैं। हाँ, लेकिन इन दोनों में अक्सर बहुत भ्रम होता है। दोनों ही अपराध और गिरफ्तारी से जुड़े लगते हैं। देखिए, इन दोनों के तंत्र में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। मतलब जब किसी पर मुकदमा चल रहा हो। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि किसी को ऐसे कानून के तहत सजा ना मिले जो अपराध करते समय लागू ही नहीं था, या फिर एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा ना मिले। यानी ये अदालत की प्रक्रिया के दौरान सजा के खिलाफ ढाल है। तो फिर अनुच्छेद 22 क्या करता है? अनुच्छेद 22 अदालत तक पहुंचने से पहले की स्थिति है, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ओह, मतलब जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है। बिल्कुल। इसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार शामिल है। तो संक्षेप में 20 राज्य की सजा देने की शक्ति पर नियंत्रण रखता है और 22 गिरफ्तार करने की शक्ति पर। एकदम सटीक। स्पष्ट है। बाहरी दुनिया से आज़ादी मिलने के बाद एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आता है, इंसान के शरीर की आज़ादी। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार सुरक्षा देते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है, और अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो बाल श्रम का पूर्ण निषेध है, ये अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। ये पूर्ण निषेध इसलिए जरूरी था क्योंकि संविधान निर्माताओं के तर्क में आर्थिक लाभ से ऊपर मानव जीवन और बचपन की सुरक्षा है। मानव तस्करी या बेगार इंसान को एक वस्तु में बदल देते हैं, जो कि इंसान की गरिमा का सबसे निचला स्तर है। सही कहा। इसके बाद बात आती है आध्यात्मिक स्वायत्तता की, जो धार्मिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों में मिलती है। हाँ, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार देता है। और 26 धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की आज़ादी देता है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 27 थोड़ा अलग लगता है। वो कैसे? ये कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों से पूर्ण मुक्ति मिलेगी। सवाल यह है कि करों से ये मुक्ति राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखने में कैसे मदद करती है? ये एक बहुत ही मजबूत वित्तीय दीवार है। राज्य के पास जो भी पैसा आता है वो आम जनता के टैक्स से आता है। हाँ, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं। बिल्कुल। अगर राज्य किसी एक धर्म के प्रचार के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि राज्य एक धर्म का पक्ष ले रहा है। अनुच्छेद 27 सरकारी खजाने का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने से रोकता है। समझ गई। यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसके बाद अनुच्छेद 28 आता है, जो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में शामिल होने से स्वतंत्रता देता है। सही। और व्यक्ति से आगे बढ़कर अब बात आती है अल्पसंख्यक समुदायों की सामूहिक पहचान की। हाँ, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा,
लिपि और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये तो एक बहुत ही समावेशी ढांचा हो गया, लेकिन इसके ठीक बाद जो अनुच्छेद आते हैं वो एक अलग ही दिशा में जाते हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35। हाँ, ये अधिकारों की सीमाओं को तय करते हैं। एक तरफ तो संविधान संस्कृति बचाने तक का अधिकार दे रहा है, लेकिन अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस आदि के अधिकारों को सीमित कर दे। यह एक विरोधाभास लगता है। भावना के स्तर पर ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन तर्क के स्तर पर ये राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। अधिकारों का उपभोग तभी किया जा सकता है जब देश की सीमाएं सुरक्षित हों। सशस्त्र बलों या पुलिस में सबसे जरूरी तत्व अनुशासन होता है। अगर कोई जवान अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन का हवाला देकर आदेश मानने से मना कर दे तो राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखा गया है। एकदम सही। और यही तर्क अनुच्छेद 34 पर भी लागू होता है, जो मार्शल लॉ या सैन्य शासन के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। आपातकालीन स्थिति में शांति की बहाली पहली प्राथमिकता होती है। और अनुच्छेद 35 इन मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून निर्माण की शक्ति केवल संसद को देता है, ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। ये स्पष्टीकरण बहुत सी उलझनें दूर करता है। अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जो इस पूरी चर्चा की सबसे अहम कड़ी है। अब तक हमने अधिकारों की बात की, लेकिन अगर कोई राज्य इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करे तो आम नागरिक क्या करेगा? और यहीं पर अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार सामने आता है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। लेकिन निचले न्यायालयों को दरकिनार कर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रावधान क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों का छीनना कोई सामान्य जमीन का विवाद नहीं है। ये सीधे तौर पर एक नागरिक के लोकतांत्रिक अस्तित्व पर प्रहार है। अनुच्छेद 32 न्याय के सर्वोच्च द्वार तक एक त्वरित पहुंच बनाता है। और स्रोत सामग्री के अनुसार इसके माध्यम से न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए बहुत ही शक्तिशाली कानूनी आदेश हैं। ये रिटें राज्य की विशाल मशीनरी को एक आम इंसान के सामने जवाबदेह बना देती हैं। एकदम सही। और यही कारण है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना। अक्सर एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। आशा है कि स्टडी विद ऑल इन वन का यह सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इन अनुच्छेदों का निरंतर अभ्यास करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।